फॉरेंसिक साइंस जो वो क्या होता है? एक टाइप का साइंस ही है। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि फॉरेंसिक साइंस का जो अगर आप हिंदी में देखेंगे नाम, तो न्यायिक विज्ञान होता है। ऐसा केस हुआ है जहाँ पे फॉरेंसिक टेस्टिंग की वजह से वो बहुत ज़्यादा डिले हो गया हो? ऐसे रियल लाइफ में ऐसे बहुत कम एग्जाम्पल्स हैं, बट कुछ केसेस आप पाएंगे। लाइक स्वामी श्रद्धानंद का एक केस है बैंगलोर का। क्या सोशल मीडिया फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन एक नया टूल बन गया है यार? इंडिया में जो बढ़ता क्राइम रेट है, तो क्या आपको लगता है कि इस क्राइम रेट के बढ़ने की वजह से जो फॉरेंसिक लैब्स हैं उन पे भी वर्कलोड बढ़ रहा है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं आज की डेट पे कि क्राइम बहुत तेज़ी रैम्पेंट स्टेज में बढ़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लीगल लैब, जहां हम रियल लाइफ लीगल चैलेंजेस को एक्सप्लोर करते हैं एंड एक्सपर्ट लीगल माइंड्स के साथ उनके सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट दिनेश कुमार और आज हमारे साथ हैं एडवोकेट पवन सिंह जी। आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे? थैंक यू दिनेश जी, मेरे को यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। बेसिकली मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में। एंड बिफोर प्रैक्टिसिंग इनटू लॉ, मेरा एक्सपर्टाइज एक्चुअली क्रिमिनोलॉजी और फोरेंसिक साइंस में। आई डिड माय मास्टर्स। तो बेसिकली जो भी केसेस होते हैं, रियल लाइफ केसेस अगर कुछ भी आते हैं, उसमें एटलीस्ट क्रिमिनोलॉजी कहाँ पे रोल प्ले करती है, या फोरेंसिक साइंस में जो एविडेंसेस कलेक्ट किए जाते हैं उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, या हमारे केस को कैसे बूस्टअप कर सकते हैं, ये बेटर थोड़ा सा हमारे लिए एज पे रहते हैं एज एन एडवोकेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फॉरेंसिक साइंस एंड टेस्टिंग एंड ऑल्सो द क्रिमिनोलॉजी क्या होता है, ये एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं। तो बने रहिए तब तक हमारे साथ। एंड सो सर, बेसिकली मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि फॉरेंसिक साइंस जो है वो क्या होता है, थोड़ा सा इन शॉर्ट आप बताएंगे कि ये क्या चीज़ है, कैसे काम करती है? बेसिकली फोरेंसिक साइंस एक टाइप का साइंस ही है। मतलब साइंस कैसे है, जिसमें आप कोई भी एविडेंसेस हो गए, टेक्नोलॉजी हो गई, उनको यूज़ करके आप लैब्स में ले जाके सैम्पल्स को, एविडेंसेस को कलेक्ट करके उनको आप माइक्रोस्कोपियल एविडेंसेस को कलेक्ट करके उसके बाद आप रिपोर्ट्स बनाते हैं। उन रिपोर्ट्स के बेसिस पे फोरेंसिक साइंस वर्क करता है, जो कि ये ऐसे एविडेंसेस होते हैं जो आपकी कोर्ट ऑफ लॉ में प्रॉपरली एडमिसिबल है बाय द जजेस। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि फोरेंसिक साइंस का जो अगर आप हिंदी में देखेंगे नाम, तो न्यायिक विज्ञान होता है। न्यायिक विज्ञान, और न्यायिक मतलब जुडिशरी। तो आपको जुडिशियल माइंड्स अगर अप्लाई होते हैं, मतलब जुडिशरी अगर उसमें किस तरीके से, जुडिशियल सेटअप में किस तरीके से फोरेंसिक साइंस हेल्प कर सकती है, तो बेसिकली फोरेंसिक एविडेंसेस सारे लिए जाते हैं। उन फोरेंसिक एविडेंसेस को हेल्प करने के लिए बेसिकली जो भी केस होते हैं उसमें फोरेंसिक्स को हम यूज़ कर सकते हैं। एविडेंसेस जो है वो कलेक्ट करने के लिए फॉरेंसिक्स टेस्टिंग वगैरह होती है लैब के अंदर। सो एक जो पार्ट होता है क्रिमिनोलॉजी और फॉरेंसिक, तो ये एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं, आप थोड़ा सा बताएंगे इनमें कोई डिफरेंस है? क्रिमिनोलॉजी जो होता है वो क्राइम को बताता है कि क्राइम अगर कोई कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्राइम करने के पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल रीजंस उस पर हो सकते हैं। लेकिन अगर क्राइम कोई हो गया, तो क्राइम के बाद अगर उस क्राइम की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें फोरेंसिक एक्सपर्ट चाहिए होते हैं। बिकॉज इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है, तो एक जनरल पब्लिक को बेसिकली इन्वेस्टिगेशन में क्या डिफरेंस होता है, इंक्वायरी में क्या डिफरेंस होता है, ये भी एक नहीं पता होता है। तो इंक्वायरी जो होती है वो हमेशा जुडिशियल ऑफिसर्स करते हैं। तो आप जैसे आप अभी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ने रिप्लेस किया है, उसमें आप देखेंगे कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स होते हैं। अब ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होते हैं ये इंक्वायरी कर सकते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इनके पास इंक्वायरी होती है, बट इन्वेस्टिगेशन हमेशा पुलिस करेगी। तो पुलिस जो है वो फोरेंसिक साइंटिस्ट को अब बोलती है कि आप एक बार आइए, क्राइम सीन पे आप विज़िट करिए, और क्राइम सीन पे आप विज़िट करने के बाद वहाँ से आप सैंपल्स कलेक्ट कर सकते हैं। वो सैंपल कई टाइप के हो सकते हैं, वो फिज़िकल एविडेंसेस भी हो सकते हैं, वो ऐसे एविडेंसेस हो सकते हैं कि आपको ब्लड स्टेन्स कहाँ पे हैं, सीमेन स्टेन्स कहाँ पे हैं, ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो क्रिमिनोलॉजी मोर और लेस बिग प्लैनेट है फोरेंसिक्स से। फोरेंसिक्स नो डाउट उसका पार्ट है, बट फोरेंसिक्स और क्रिमिनोलॉजी इंटायरली डिफरेंट होते हुए भी एक साथ यूनाइट हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग है दोनों। अगर हम देखें तो क्रिमिनोलॉजी जो है वो एक क्राइम से पहले का पार्ट आ जाता है, एंड है ना, और फोरेंसिक का जो है वो क्राइम के बाद का आ जाता है, जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन वगैरह एंड ऑल सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, है ना। एंड उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए मल्टीपल टाइप के सैंपल्स कलेक्ट किए जा सकते हैं। वो ब्लड के हो सकते हैं एंड कोई फिजिकल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे फाइवर्स वगैरह होते हैं, हमारे शर्ट्स हो गई, हम लोगों ने जो शर्ट्स पहन रखी हैं, इनमें अगर जो फाइवर्स होते हैं, ये भी एक सैंपल है, ये भी एक एविडेंस हो सकता है। अच्छा, आपके हिसाब से क्या ऐसा पॉसिबल है कि फॉरेंसिक के
टेस्टिंग के थ्रू कोई रिपोर्ट आई और उसको झूठा साबित किया जाए या ना कुछ? हाँ, पॉसिबल हो सकता है। पॉसिबल कैसे हो सकता है कि सपोज़ अगर किसी फोरेंसिक साइंटिस्ट ने कोई रिपोर्ट बनाई हुई है, अब उसमें रिपोर्ट बनाते समय फोरेंसिक साइंटिस्ट की गलती नहीं है। जो सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं वो सैंपल कई बार होता है कि पुलिस अपने सैंपल्स लेके गई लैब तक, अब उसमें बहुत सारा कंटेमिनेशन हो सकता है। पुलिस किस तरीके से सैंपल को कलेक्ट करी, कलेक्ट करने का तरीका कैसा है, उन्होंने बेयर हैंड्स से किया, उनको ग्लव्स पहन के करना चाहिए, या आप उसमें एयर कंटेमिनेशन ना हो। ये बहुत सारे अगर कंटेमिनेशन हो गए तो कई बार रिपोर्ट हो सकता है गलत भी आ जाए, और कई बार कंटेमिनेशन नहीं होते तो रिपोर्ट सही भी होती हैं। बट कई बार टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा हो जाता है तब भी रिपोर्ट गलत हो सकती है। तो फोरेंसिक एक्सपर्ट कभी भी गलती नहीं करता है, बट ऑल्सो वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग, कभी चांसेस हो सकते हैं, बट स्लाइटली कभी मिसयूज़ इनका इस तरीके से किया जा सकता है कि पुलिस ने कोई अलग ही रिपोर्ट लेके गए, कोई अलग ही सैंपल लेके गए, ठीक है, या पुलिस वाले को जो कलेक्शन करने के लिए गए हैं सीन ऑफ क्राइम पे, उनको पता ही नहीं है कि एविडेंस को कैसे कलेक्ट करना है। तो बेसिकली पुलिस जो है ना, पुलिस पर्सनल्स उसमें जो ग्रास रूट लेवल पे हैं, बेसिकली जो आपके एसएचओ लेवल के नीचे ऑफिसर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा सेंसिटाइजेशंस की ज़रूरत है। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कहीं ना कहीं इस पे वर्क कर रही है। इसमें आप पाएंगे, जब इसको आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि इसमें फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को ना दिया गया है, एक प्लेस दी गई है कि आप अगर इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं 176 में, तो आप बताएंगे सेक्शन 176 जो इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, उसमें फोरेंसिक एविडेंस का रोल है, किस तरीके से फोरेंसिक्स हेल्प कर सकती है। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो फोरेंसिक की रिपोर्ट कुछ केसेस में झूठी साबित हो सकती है। अब वो इस बेस पे नहीं हो सकती कि भाई जो फोरेंसिक एक्सपर्ट है या साइंटिस्ट है उसने गलत रिपोर्ट बनाई। जी। वो इस बेस पे हो सकती है कि लाइक जो सैंपल कलेक्ट किया गया वो सही तरीके से नहीं किया गया, या फिर उसका टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा हो गया, करेक्ट। है ना? और कई बार ये भी होता है दिनेश जी कि अ, कोई रियल लाइफ एविडेंस अगर हमको मिल चुका है, मीन्स अगर कोई विटनेस है, हमारे पास विटनेस आ गया है, अगर कोई हमारे पास विटनेस आ गया है तो ऑब्वियस सी बात है फिर हम उस एविडेंसेस पे नहीं जाएंगे, फिर हम विटनेस पे रिलाई करेंगे, क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ जो है हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, उसमें विटनेसेस को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई। कि अगर कोई आई विटनेस है जी और जी एक जी फॉरेंसिक लैब टेस्ट है जी जी तो प्रेफरेंस हमेशा आई विटनेस को दी जाएगी। आई विटनेस को दी जाती है अनटिल अनलेस वो इस तरीके के एविडेंसेस ना हो, जैसे डीएनए से रिलेटेड कोई एविडेंसेस हो गए जी, तो ऑब्वियस सी बात है फिर हम फोरेंसिक लैब्स की रिपोर्ट्स को ही रिलाई करेंगे। अनटिल अनलेस कोई ऐसा वो चीज़ ना हो जहाँ पे एक होता है ना लेबोरेटरी टेस्टिंग की ज़रूरत ही करेक्ट करेक्ट होती हो, करेक्ट लाइक करेक्ट। डीएनए हो गया। जी जी अदरवाइज सारे केसेस में देखा जाए तो दोनों में से अगर प्रेफरेंस सबसे पहले आई विटनेस को दी जाएगी। हाँ, विटनेसेस को दी जाती है। कभी कोई ऐसा केस हुआ है जहाँ पे फॉरेंसिक टेस्टिंग की वजह से वो बहुत ज़्यादा डिले हो गया हो, या फिर बहुत ज़्यादा उसमें हौच पौच चीज़ें हो गई हों? बेसिकली ऐसे रियल लाइफ में ऐसे बहुत कम एग्जांपल्स हैं, बट कुछ केसेस आप पाएंगे, लाइक स्वामी श्रद्धानंद का एक केस है बैंगलोर का, उसमें उसके ऊपर वेब सीरीज़ भी बन चुकी है, अभी अमेज़ॉन प्राइम पे है, डांसिंग ऑन ग्रेव। तो बेसिकली उस केस में हुआ ये कि जो परपिट्रेटर था, जो क्रिमिनल्स है जो अभी कन्विक्टेड हैं ऑलरेडी, उन्होंने जो अपनी वाइफ थी उनको उन्होंने डेथ जो कॉज की वो कोल्ड ब्लडेड तरीके से करी। मतलब उनको एक तरीके से जो पिलो होती है उसको रब किया, वापस से उनको पिल्स दी, एंड उसके बाद एक पूरा ताबूत बना के, ताबूत में रख के, एंड उसके ऊपर पूरा, बिकॉज वो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, वहाँ पे उसको दफनाया गया, रखा गया। तो वो 1 साल 2 साल तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन को परेशान करते रहे, मतलब पुलिस वालों ने कोई इन्वेस्टिगेशन पता ही नहीं लगी कि क्या हुआ। अब ऐसा नहीं था, वहाँ पे एफएसएल भी आया, डॉग स्क्वाड्स भी आए, सब सारी चीज़ें हुई, बट उस तरीके से चीज़ें नहीं निकल के आ पाई अनटिल एनलेस वो पूरा केस अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पे बेस्ड है। मतलब रियल लाइफ अगर ऐसी कोई चीज़ हो कि जिस पे रियल कन्विक्शन दिया जा सके, ऐसी कोई चीज़ थी नहीं वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे कर सकते थे, वहाँ पे कर सकते, रियल वो टाइम अगर पे कर टाइमली सकते। चीज़ें होती तो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक दिल्ली का श्रद्धा वॉलकर का केस था, तो उसमें जो उसकी बोन्स थी उसको एफएसएल के लिए, फॉरेंसिक के लिए कलेक्ट किया गया। तो एक बार आप बताएंगे कि इसने केस को कैसे इम्पैक्ट किया? बेसिकली इस टाइप के बहुत सारे पहले भी केसेस हुए, लेकिन ये बहुत शॉकिंग केस था, बिकॉज ये कपल जो थे ये मुंबई बेस्ड कपल थे, तो दे रोम अराउंड एवरीवेयर इन इंडिया एंड देन दे सेटल इन दिल्ली।
दिल्ली में सेटल होने के बाद ये, अगर अवेयर हूँ आप तो या हमारी ऑडियंस, तो ये छतरपुर महरौली के कहीं रीजन्स में ये रहते थे। तो जो भी इनके बीच में जो भी जैसी चीज़ें हुई, उसके बाद स्ट्रैंगुलेशन हुआ एंड ही कमिटेड दैट क्राइम। और जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो बेसिकली बात ये करता है कि आप सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन पे अगर कोई चीज़ हो रही है तो वो एक्सेप्शन होती है। बट बेसिकली हुआ क्या इस केस में, मारने के बाद उसने करीब, जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसमें 35 टू 38 पीसेस में उस पूरी बॉडी को कट किया, राइट। और वो 35 टू 38 पीसेस की बॉडी को अलग अलग जगह पे भेजा, अलग अलग, हाँ, अलग अलग स्पॉट्स पे फेंका। नो डाउट उन्हीं जंगल्स में फेंका जो छतरपुर के आसपास के जंगल्स थे, क्योंकि इतनी दूर दूर पे एविडेंसेस थे, छोटे छोटे पार्ट्स में थे, कुछ बड़े पार्ट्स में थे, कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करते समय बहुत दिक्कतें हुई। वहाँ पे एफएसएल की टीम भी गई, फॉरेंसिक साइंस जो एक्सपर्ट्स थे उनकी टीम भी गई, उन्होंने कलेक्ट भी किए एविडेंसेस। बट ऐसी चीज़ों में क्या होता है कि डिकम्पोज हो जाते हैं मोस्टली, बहुत सारे एविडेंसेस डिकम्पोज हो जाते हैं। बट आपने जैसा मेंशन किया, इसमें बोन इकलौती ऐसी चीज़ है कि बहुत लंबे टाइम तक अवेलेबल रहती है, वो इतना जल्दी डिकम्पोज नहीं होती। बोन्स को कलेक्ट करने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि हमारे फोरेंसिक साइंस में जो डीएनए प्रोफाइलिंग होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए होता है उसके थ्रू इसको मैच किया गया। तो इसमें बेसिकली होता ये है कि जो लीनेज मदर की साइड से होता है उसको ज़्यादा प्रभावित करता है। मतलब हमारे, अगर एक बार आप न्यूक्लियर डीएनए की बात करेंगे, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की बात करेंगे, तो न्यूक्लियर डीएनए जो होता है बेसिकली वो हाफ हाफ होता है, हाफ फादर का होगा, हाफ मदर का होगा। बट आप माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की तरफ अगर आप बढ़ते हैं तो वो टोटली मदर का होगा। और आपको ये जान के भी शॉकिंग लगेगा कि आप, मतलब पता ही है इन्फॉर्मेशन, बट फिर भी कि 30,000 मिलियन में अगर लोगों में देखा जाए तो एक का किसी का डीएनए एक साथ मैच कर सकता है, एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विंस। अगर कोई ट्विंस आइडेंटिकल हैं तभी हेल्प हो सकती है। तो ये जो बोन्स कलेक्ट की गई, बोन्स को लैब में ले गया गया और लैब के बाद ये माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए था इसके थ्रू इस चीज़ को प्रूव किया गया एंड इट हेल्प यू आउट। अगर इस केस में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स नहीं होते और बोन समय को नहीं मिल रही होती, फॉरेंसिक साइंटिस्ट की जो टीम्स थी अगर वो बोन कलेक्ट नहीं कर पाती, तो आई थिंक ये केस बहुत डिफिकल्ट होता बिकॉज वो एक होता है ना, एक जांच ही नहीं हो पाती कि एग्जैक्टली ये श्रद्धा वॉलकर ही है या कोई और है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली वो बोन्स के डीएनए से हमें पता चला कि ये वही है। एक जो बहुत हाई प्रोफाइल केस था निर्भया का, तो उस केस में भी फॉरेंसिक की टेस्टिंग वगैरह हुई थी। तो आप एक बार बताएंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें थी जो फॉरेंसिक के अंदर टेस्ट की गई है ना, लैब के अंदर। जी जी। सो बेसिकली निर्भया वाला केस जो था वो 2012 के ड्यूरेशन में अराउंड हुआ हमारे दिल्ली में। तो उस केस में बेसिकली ये था कि उसमें बहुत सारा गैंग रेप, जिसको बोला गया गैंग रेप। अब इन रेप के केसेस में मोस्टली हर केस में ना कुछ एविडेंसेस होते हैं। तो फॉरेंसिक एविडेंस में या फॉरेंसिक साइंस में ना एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट हुए हैं, लोकार्ड, एडमंड लोकार्ड का प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज है कि अगर कोई क्राइम करने के लिए कोई भी क्रिमिनल जाता है किसी भी स्पॉट पे, तो वो कोई ना कोई चीज़ ज़रूर एक्सचेंज करके आएगा, या तो वो लेके आएगा या तो दे के आएगा, वहाँ पे छोड़ के आएगा। अगर मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ तो नो डाउट मेरी कोई चीज़ हो सकता है यहाँ पे रहे, या मेरे जाने के बाद, या हो सकता है मैं आपसे हक करूँ, मैं आपको मिलूँ, गले मिलूँ, हो सकता है हमारी कोई चीज़ें एक्सचेंज हो सकती हैं। तो सेम इस केस में भी हुआ। इस केस में ब्लड स्टेन्स थे, सीमेन स्टेन्स थे, इवन सीमेन का जो विसरा था वो बहुत हेल्प किया। तो इनका कलेक्शन टाइमली हुआ, टाइमली होने के बाद मैच किया गया एंड अगेन डीएनए प्लेज अ मेजर रोल। तो यहाँ पे एक्सपर्ट जो फॉरेंसिक साइंटिस्ट एक्सपर्ट्स थे उन्होंने बहुत मेजर रोल प्ले किया। इवन पुलिस ऑब्वियस सी बात है, चार्जशीट फाइल हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई, बट उसमें कहीं ना कहीं फॉरेंसिक साइंस का बहुत बड़ा रोल था, बहुत बड़ा रोल। मतलब इवन क्रिमिनोलॉजी से बड़ा। क्रिमिनोलॉजी कैन लर्न यू, या आपके पास इस तरीके से ले जा सकता है कि अगर वो 16 साल का बच्चा है जिसने क्राइम को मेन कमिट किया, जो मेन एक्यूज्ड के रूप में निकल गया है, दो ही वॉज अ जुवेनाइल हम उनको बोलते हैं जो 18 वर्ष से नहीं। जी जी। तो उसमें लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हो गया, इसीलिए आप देखेंगे ना कि जुवेनाइल जस्टिस जो एक्ट बना हमारा 2000 का, उसको 2015 में अमेंड किया सरकार ने, ऑनरेबल पार्लियामेंट ने। और उसमें अमेंड करने के बाद ये चीज़ें डाली गई कि अगर कोई बच्चा 14 से 16 वर्ष के बीच में अगर कोई हीनियस ऑफेंसेस कमिट कर रहा है तो उसके साइकोलॉजिकल टेस्ट किए जाएँ, डॉक्टर्स के पास भेजे जाएँ, साइकोलॉजिस्ट के पास भेजे जाएँ, और जजेस में वो पैनल्स होते हैं, वो कमेटी फाइनलाइज करेगी कि ये बच्चा है या जो जुवेनाइल है ये इस
काम को करने के लिए कैपेबल है, इसका माइंड कैपेबल है या नहीं। तो नो डाउट अगर उसने जिस तरीके से की वहाँ पे अगर फॉरेंसिक एविडेंसेस नहीं मिलते हमको, तो हमारे लिए तो फिर वो बेकार था केस, कभी नहीं सॉल्व कर सकते थे। बिकॉज सर्कमस्टेंशियल एविडेंस रोल प्ले करते हैं, नो डाउट सर्कमस्टांसेस, बट फॉरेंसिक एविडेंस नो डाउट कहीं ना कहीं हमारे पे डॉक्यूमेंटेड एविडेंस होता है। डॉक्यूमेंटेड एविडेंस जी हो जी जाता है। जी। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने मैनी इन केसेस, बहुत सारे केसेस में इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। इवन हमारे जो अभी फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़, उन्होंने भी इन चीज़ों को बोला है कि आप साइंटिफिकली चीज़ों को करें, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे हेल्प मिलती है। हेल्प मिलती है। एंड दूसरा लाइक लॉ इनको प्रेफरेंस देता है कि आप अगर कोई एविडेंस मिल पा रहा है, हम कलेक्ट कर पा रहे हैं सैंपल, है ना, तो उसको आप करो, है ना, उसकी टेस्टिंग करो। बिल्कुल बिल्कुल। क्या सोशल मीडिया फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन एक नया टूल बन गया है आज? रीज़न बीइंग कि कोई मैटर या कोई सब्जेक्ट मैटर अगर सब जुडिस है, आप पुराने केसेस को भी उठा के देख लें, जैसे आपने अभी पॉडकास्ट में डिस्कस किया, श्रद्धा वालकर का ही केस आपने डिस्कस किया, निर्भया का केस आपने डिस्कस किया, तो एक तरीके से खुद जो मीडिया है, सोशल मीडिया है, वो खुद ही डिस्कस करना शुरू कर देते हैं कि इसमें ऐसा होना चाहिए, इसमें ऐसा होना चाहिए, ये एविडेंसेस यहाँ से मिल गए, ये एविडेंसेस वहाँ से मिल गए। इसमें क्या होता है कई बार कि केसेस को ना इम्पैक्ट होता है, केसेस में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, और हम कई बार बोलते हैं कि पुलिस पर्सनल्स की गलती है। मैं आपको बताना चाहूँगा अपने रियल एक्सपीरियंस से कि पुलिस पर्सनल के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। आप ये देख पाएंगे कि 152 से 153 लोग जो हैं वो 1 लाख में इतने पुलिस वाले हैं हमारे देश में। नो डाउट आप ये देखेंगे श्रीलंका, पाकिस्तान, इवन मॉरिशस, इन जगहों से भी कम है। तो हमारे यहाँ पे 2 चीज़ें होनी चाहिए। 2 चीज़ें ये होनी चाहिए कि आप इन्वेस्टिगेशन के लिए आप रखें अलग एजेंसीज बनाएं और प्रोसिक्यूशन के लिए अलग एजेंसीज बनाएं, तो ये बहुत हेल्प करेगा। तो पुलिस पर्सनल में ऑलरेडी साइकोलॉजिकल अनरेस्ट आ जाता है, उनके पता नहीं होता है कि कब क्या कैसी चीज़ें होनी चाहिए, तो उनकी भी कई बार गलतियां नहीं होती हैं। बट ये सोशल मीडिया, सोशल टूल्स इस तरीके से आपको डेरोगेट कर रहे होते हैं। उस समय जो ऑफिसर इंचार्ज होता है कई बार लाइमलाइट में आ जाता है, कई बार डिसीजंस जो कोर्ट कर रहे होते हैं वो भी इन्फ्लुएंस होना पड़ता है उनको कई बार। तो नो डाउट ये एक तरीके से जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म इसको कहना चाहिए, वो ज़्यादा बढ़ रहा है। वो अगर कॉन्क्रीट या प्रॉपर वे में जाए तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर द सोसाइटी। बट ये एक टूल ऐसा बन गया है कि अपने मिसयूज़ कर रहे हैं सिर्फ फॉर द ग्रोथ, फॉर देयर ग्रोथ। वही है कि इसका मिसयूज एक होता है ना, मतलब अपनी ग्रोथ के लिए मिस जी। हो रहा है। लाइक एक आप एक प्रकार से बोल सकते हो कि लाइक अगर इन टर्म ऑफ मीडिया में जाएं तो वो अपने व्यूज़ के लिए, जी जी बिल्कुल 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 TRP एंड ऑल सारी चीज़ें। बिल्कुल कि हमने इस केस में यहाँ पे गए, यहाँ पे इस केस में ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर काम कर रहे हैं, उससे क्या होता है केस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। हो सकता है मान लीजिए अगर कोई हाई प्रोफाइल केस है, हो सकता है उस ऑफिसर के ऊपर प्रेशर बाहर से हो, जहाँ पे लोग बहुत इस तरीके से काम करते हैं कि चीज़ें बाहर ना आ पाएँ, बहुत क्लोज्ड व्यू में काम करते हैं। इसीलिए आप मोस्टली देखेंगे रेप केसेस वगैरह में जितने भी केसेस होते हैं इनमें इन कैमरा प्रोसीडिंग्स क्यों कराते हैं हमारी कोर्ट, इसीलिए कराते हैं कि इन्वॉल्वमेंट ना हो किसी का। तो हमें सोशल मीडिया को भी या जो भी लोग हैं उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। क्या सर फॉरेंसिक एविडेंस के बिना किसी इनोसेंट को कन्विक्ट करना इथिकल है? इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन जो है अपने आप में बहुत ग्रेव है। बेसिकली होता क्या है कि कई बार केसेस में ज़रूरी नहीं है कि हमें एविडेंसेस मिल रहे हों, इवन आई विटनेसेस भी अगर मिल गए हैं किसी केस में तो आई विटनेसेस पे हम रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि विटनेस पे रिलाई करना बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। बट हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो एडवर्सेरियल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। तो जैसे जो लेट राम जेठमलानी साहब जो हमारे सीनियर एडवोकेट रह चुके हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जो हमारा एडवर्सेरियल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ना, इसमें 2 पार्टीज़ हैं, एक प्रोसिक्यूशन और डिफेंस है। तो अगर मैं उनके टर्म्स में इस चीज़ को डिफ़ाइन करना चाहूँ तो व्हेन 2 पर्सन रेंट्स ऑन अपोजिट साइड, दैट इज़ योर प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस, एंड मेकिंग मोस्ट अनफेयर आर्ग्यूमेंट, एंड फेयरेस्ट चांस ऑफ दिस अनफेयर आर्ग्यूमेंट अल्टीमेटली जज कैन अराइव द ट्रूथ। मतलब प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंसेस को देगा, डिफेंस अपने एविडेंसेस को देगा, और बेस्ड ऑन दैट एविडेंसेस जज जो है वो ट्रूथ पे अराइव कर सकता है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें ट्रायल कोर्ट में होती हैं, बिकॉज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आप अगर कभी भी केसेस को लेके चलते हैं ना इन सब चीज़ों पे, तो वहाँ पे यही होता है कि आप लॉ पे बात करते हैं, तो जजेस का उसमें कोई रोल नहीं है। बट ये प्रोसिक्यूशन और डिफेंस का है। तो प्रोसिक्यूशन किस तरीके से पुलिस ने कलेक्ट किया, क्या पुलिस के पास कोई ये चीज़ है, एविडेंसेस हैं या नहीं है,
तो फॉरेंसिक एविडेंस एक तरीके से हेल्प करते हैं, बट ये कहना कि किसी को पनिशमेंट मिल गई है बिकॉज ऑफ बिना फॉरेंसिक्स के, बिना एविडेंसेस के, तो ये तो गलत नहीं है, एथिकल है ये चीज़ें ऐसा नहीं बोल सकते हम कि नॉन एथिकल है। रीज़न बीइंग कि वहाँ पे अगर हमारे पास एक्सपर्ट एविडेंस है या कोई आई विटनेस प्रेजेंट है तो फिर हमें ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ की। अच्छा, इंडिया में जो बढ़ता क्राइम रेट है, तो क्या आपको लगता है कि इस क्राइम रेट के बढ़ने की वजह से जो फॉरेंसिक लैब्स हैं उन पे भी वर्कलोड बढ़ रहा है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं आज की डेट पे कि क्राइम बहुत तेज़ी रैम्पेंट स्टेज में बढ़ रहा है क्राइम, मतलब। और जितने भी आप क्राइम होगा, जितने भी क्राइम हो रहे हैं, आपको ये पता होगा कि वो लगभग नोन, जितने लोग नोन होते हैं एक दूसरे के, मोस्टली क्राइम्स वहीं होते हैं। बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर आपको ये पता चलेगा कि किसी फॉरेनर ने आके ऐसा कुछ कर दिया है। जो भी हमारा नोन होगा वो हमेशा क्राइम करने के लिए अवेलेबल है या क्राइम के लिए हो सकता है। और मोस्टली आप ये पाएंगे कि वनरेबल ग्रुप्स के साथ ज़्यादा क्राइम होते हैं। वनरेबल ग्रुप्स कौन कौन हो गए? हमारे बच्चे हो गए छोटे, बूढ़े पेरेंट्स हो गए, या फीमेल्स हो गई। इनके अगेंस्ट में सबसे ज़्यादा क्राइम रेट आज की डेट पे है। बिल्कुल। ये जिस हिसाब से क्राइम रेट बढ़ रहा है एंड फॉरेंसिक लैब्स पे वर्कलोड बढ़ रहा है, तो क्या कहीं कहीं ना, मतलब जो एक केस होता है उसमें डिले हो रहा है रिपोर्ट्स मिलने में और क्या ये बिल्कुल इम्पैक्ट कर रहे हैं चीज़ें? बिल्कुल बिल्कुल दिनेश जी, जैसा हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कई बार होता है कि आपको डीएनए प्रोफाइलिंग करानी होती है, कई बार आपको ब्लड सैंपल्स लेके जाते हैं आप, कई बार कंटेमिनेशन हो जाता है उसमें, रिपोर्ट्स गलत हो जाती हैं, एविडेंसेस कह रहे हैं, डायरेक्ट एविडेंसेस कह रहे हैं कि नहीं नहीं क्राइम तो इसी ने किया है, बट रिपोर्ट्स में कुछ और चीज़ें निकल के आ रही हैं, आई विटनेसेस कहीं और निकल के आ रहे हैं, तो इसमें डिले होता है, जस्टिस सिस्टम में डिले होता है। बट नो डाउट, अगर आप नई हमारी जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसमें पर्टिकुलर कुछ डेज बनाए गए हैं कि आपको इतने दिन के अंदर आपको चार्जशीट फाइल ही करनी है, फाइल कुछ करनी ही करनी टाइमलाइंस हमने दे दी है। हैं जी कि जी जी विद जी, इन दिस टाइम आपको देना ही आपको देना है वो चार्जशीट सारी फाइल चीज़ें। करनी है कोर्ट में, सो दैट कोर्ट को इजी हो सके, मतलब जज को इजी हो सके। अब वहाँ पे बाकी फिर ट्रायल होगी, ट्रायल के बेसिस पे ही चीज़ें निकल के आती हैं। फॉरेंसिक को लेके हमारे हिंदुस्तान में कुछ मिथ्स भी हैं, कुछ मिसकंसेप्शंस हैं क्या लोगों के अंदर? बेसिकली पहली बात तो फोरेंसिक साइंस इतना पॉपुलर होने के बाद भी पॉपुलर नहीं है। लोगों को ये लगता है कि फोरेंसिक साइंस क्या है, मतलब क्या ऐसा क्या करता है, पुलिस ही जो कर रही है वही कर रही है। बट फोरेंसिक जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं। हमारी जो पुलिस है एक जनरल पुलिस होती है, बट फोरेंसिक एक्सपर्ट लाइक अ डॉक्टर, जैसे एक आपका एमबीबीएस डॉक्टर होता है, एक ऑर्थो का डॉक्टर होता है, एक कार्डियोलॉजिस्ट होता है। इस तरीके से हमारे बैलिस्टिक्स के एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, विसरा के एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। और ड्राउनिंग के केसेस में एक्सपर्ट हो सकते हैं कि अगर किसी को डूब के किसी की मौत हो गई, उसके लिए ड्राउनिंग एक्सपर्ट्स होते हैं कि किस तरीके से। बैलिस्टिक्स, कहीं पे गन चली हुई है, कोई भी हमारे को कार्टरिजेस मिले हुए हैं, उसमें बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स बता सकते हैं कि ये किस गन से ये फायर हुआ है, उस कार्टरिज का क्या एमएम था, ये सारी चीज़ें। तो नो डाउट ये मिसकंसेप्शन तो है ही है कि फोरेंसिक्स आखिर है क्या। क्या लोगों को लगता है लोग, कि यही पुलिस है जो जी है जी ना, जी ये कर रही है, बट अगर जी, देखा जाए इन डिटेल तो वहाँ पे भी एक्सपर्ट्स हैं, एरिया एक्सपर्ट्स हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके, और वो अलग अलग सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड हैं एक्सपर्ट्स। जी अच्छा, आजकल के यूथ में बहुत ज़्यादा जो रियल क्राइम होता है एंड रियल क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ होती है उनको देखने का बहुत क्रेज़ है, तो आप इस पे थोड़ा सा कुछ बोलेंगे? नो डाउट, जैसे आप बहुत पॉपुलर चल रहा है, क्रिमिनल जस्टिस की सीरीज़ आई हुई हैं, 1 2 3 की सीरीज़ हैं, तो नो डाउट ये इंगेजिंग होती है पब्लिक को। और ये वेब सीरीज़ कहीं ना कहीं एक तरीके से ये भी बता रही हैं कि समाज में पुलिस के अलावा फोरेंसिक साइंस जैसा भी कोई चीज़ है, क्रिमिनोलॉजिस्ट जैसी भी कोई चीज़ है। क्योंकि आप अगर फॉरेन में विज़िट करेंगे, वहाँ पे हर स्कूल्स में, हर कॉलेजेस में क्रिमिनोलॉजिस्ट का अपॉइंटमेंट होता है, बट आप इंडिया के अंदर पाएंगे कि कहीं पे भी ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे दिल्ली के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस है, जो बहुत अच्छे अपने आप में एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर के रूप में है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के बेसिस पे चल रहा है। तो वहाँ पे फोरेंसिक साइंस की पढ़ाई की जाती है, और फोरेंसिक साइंस क्रिमिनोलॉजी की पढ़ाई की जाती है, और क्रिमिनोलॉजिस्ट और फोरेंसिक साइंस ये जो है ये वेब सीरीज़ में भी यूज़ हो रहे हैं। मतलब वेब सीरीज़ इस तरीके से बन रही हैं कि आप गए, फोरेंसिक साइंटिस्ट ने देखा कि यार यहाँ पे ये एविडेंस मिला हुआ है, इस एविडेंस को लेके अगर हम प्रेजेंट करते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में, हो सकता है हम अपने क्लाइंट को बचा पाएँ। तो बेसिकली वो भी वेब सीरीज जो है कहीं ना कहीं एक बोल सकते हैं हम लीगल एजुकेशन का काम कर रही हैं, है ना, बिल्कुल लीगल बिल्कुल अवेयरनेस का काम कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उससे इंटरेस्ट बढ़ रहा है
पब्लिक का आप देखेंगे इंटरेस्ट बढ़ रहा है, लोग आज इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं कि ये फॉरेंसिक साइंस क्या होती है। मिसकंसेप्शन होने के बाद भी लोग सर्च कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन एक रियल एजुकेशन तो रिक्वायर्ड है इस चीज़ में एक्सपर्टीज़ के लिए। अच्छा सर, आपने बताया था कि फॉरेन के अंदर क्या है कि स्कूल में क्रिमिनोलॉजी को पढ़ाया जाता है स्कूल्स के अंदर, जी तो वहाँ पे किस टाइप की ये एजुकेशन देते हैं क्रिमिनोलॉजी के थ्रू, थोड़ा सा जी एक्सप्लेन करेंगे? बेसिकली क्या होता है, जैसे इंडिया के अंदर जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, आप बहुत रेयर पाएंगे कि वहाँ पे कोई क्रिमिनोलॉजिस्ट है। बट फॉरेन में क्रिमिनोलॉजिस्ट जो होते हैं, क्रिमिनोलॉजी के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको रखा जाता है। एक क्रिमिनोलॉजिस्ट ही बता सकता है किस तरीके से गुड टच क्या है, बैड टच क्या है बच्चों को। तो बच्चे पहले से ही सेंसिटाइज हो सकते हैं। जिनके अगेंस्ट में क्राइम हो रहा होता है, उनको अगर ये पता है कि मेरे साथ अगर ये चीज़ें ऐसी हो रही हैं, तो अगर ऐसा कोई मेरे साथ कर रहा है तो ये क्राइम की तरफ लीड कर रहा है, आप उससे बच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे एक कहावत है ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हम पहले ही क्राइम को क्योर कर लें। तो क्रिमिनोलॉजिस्ट इसी चीज़ में हेल्प करते हैं, बिकॉज उनके पास साइकोलॉजी का भी एक्सपर्टीज़ होता है, उनके पास फोरेंसिक्स के भी एक्सपर्टीज़ होते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो वो स्कूल में बच्चों को एक एजुकेशन देते हैं साइकोलॉजी एंड क्रिमिनोलॉजी, जी जहाँ जी पे उनको समझ में आता है बच्चों को कि अगर कोई सामने वाला क्राइम करने जा रहा है तो वो उनको पहले से ही समझ में आ जाता है कि ये क्राइम करने जा रहा है हमारे साथ, तो वो बिल्कुल उसके हिसाब से फिर बिल्कुल एक्शंस ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो रेडी होते हैं उस चीज़ को फेस करने के लिए। कई बार ऐसी सिचुएशंस होती है कि पेरेंट्स नहीं हैं आपके, लेकिन अब आप क्या कर सकते हैं। तो हर हर क्राइम के पीछे ना कोई मोटिव्स होते हैं। तो एक तरीके से उन बच्चों में ये मोटिव इम्पार्ट किए जाते हैं कि अगर कोई ऐसा कर रहा है उसका क्या मोटिव हो सकता है। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ पे हेल्प कर सकती हैं अगर हमारे यहाँ पे भी इम्पार्ट किया जाए इसको। तो बेसिकली इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो ये इंडिया में भी हो तो बहुत अच्छी बात है, कहीं ना कहीं डेफिनेटली क्राइम रेट डिक्रीज होगा, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। बिकॉज आज मेरे को पता चल गया कि अगर सामने वाला मेरे साथ कुछ गलत करने जा रहा है तो वो मैं कैसे पता लगाऊंगा, और वो मुझे पहले से पता लगने लग गया, करेक्ट तो कहीं ना कहीं वो स्टॉप हो जाएगा क्राइम, करेक्ट क्योंकि वो कर ही नहीं पाएगा, मुझे पहले से पता लग गया तो मैं करेक्ट उसके अकॉर्डिंग एक्शन ले सकता हूँ, अपनी पोजीशन चेंज कर सकता हूँ करेक्ट एंड ऑल सारी चीज़। करेक्ट। इवन आप एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस इससे अलग है, नो डाउट। बट जैसे हम लोग दिल्ली के अंदर रह रहे हैं, दिल्ली में हम बोलते हैं ना कि ट्रैफिक पुलिस बहुत अप टू डेट है। ट्रैफिक पुलिस कैसे हमको पकड़ लेती है तुरंत अगर कोई भी वो चीज़ हो रही, वो भी क्रिमिनोलॉजी के प्रिंसिपल्स को अप्लाई किए हैं। वो फेमस क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं बहुत सारे, जिनके क्राइम के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के बाद दिल्ली पुलिस अप्लाई कर रही है, और नो डाउट उसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। आजकल जो है ट्रांजैक्शनल डिस्प्यूट्स बहुत बढ़ रहे हैं कि चेक बाउंस हो गया है ना, जी पेमेंट ही नहीं आ रही है। जी जी तो अगर मान लीजिए पार्टी ने चेक दिया काट के और वो चेक बाउंस हो गया, तो इस टाइप के केसेस में फॉरेंसिक साइंस कुछ रोल प्ले करती है? बेसिकली ये ऐसे केसेस हो सकते हैं जैसे किसी ने फॉर्ज डॉक्यूमेंट किया। सपोज़ चेक आपका है लेकिन मैंने साइन कर गए उस चेक को, मैंने आपकी चेक बुक ली, मैंने साइन किया, आपका साइन मारा, और उसके बाद बैंक में लेके चला गया। ये मैंने फोर्जरी करी, फोर्ज डॉक्यूमेंट हुई। अब ये फोर्ज डॉक्यूमेंट बैंक हो सकता है डिटेक्ट करे और बैंक बोले कि नहीं नहीं ये तो फोर्ज्ड है, और आपका चेक जो है वो बाउंस हो जाए, है ना। उसके लिए एक अलग प्रोसीजर है। लेकिन वो फोर्जरी हुई कैसे, किसने फोर्जरी करी, उस फोर्जरी को कैसे लेके आएंगे, वहाँ पे ये एज अ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट बनता है, और वहाँ पे फोरेंसिक साइंस हेल्प करती है। वो फोरेंसिक साइंटिस्ट ही बताते हैं कि ये फोर्ज डॉक्यूमेंट है या फोर्ज डॉक्यूमेंट नहीं है, ये साइन मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसीलिए जितने भी फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि आप जो साइन है उनको इनिशियल्स ना मारें, क्योंकि इनिशियल साइन करना बहुत कॉपी होती है। हर एक वर्ड की अपनी अपनी इंडेंटेशन होती है, कि सपोज़ दिनेश में डी किस तरीके से इंडेंट करता है, वो मैं नहीं कॉपी कर सकता उसको। तो वो जो चीज़ें होती हैं वो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट होगा, जो फोर्ज डॉक्यूमेंट होगा उसको फोरेंसिक साइंटिस्ट ही इस तरीके से अवेयर कर सकता है कि हाँ ये चीज़ सॉर्ट आउट हो सकती है। तो बेसिकली लाइक जो चेक बाउंस है उस पर सिग्नेचर जो है, तो उनको भी एक फॉरेंसिक जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो बता सकते हैं कि ये लाइक फर्जरी का है या फिर रियल है जी एंड ऑल सारी चीज़ें वो हाँ, टेस्ट अगर कर। अगर अगर बैंक चाहे बैंक हेल्प ले सकती है। ऑब्वियस सी बात है, ये क्रिमिनल केसेस हो जाते हैं आपके, 148 के केसेस हो जाते हैं। अगर इन केसेस में अगर प्रोसिक्यूशन चाहता है या डिफेंस कभी चाहता है कि नहीं नहीं मेरे को तो इसकी फोरेंसिक जांच करानी है फोर्जरी, तो ये जो चेक वगैरह के कई बार बाउंस के केसेस फोरेंसिक एविडेंस के रूप में आते हैं। चेक आया फोरेंसिक एक्सपर्ट के पास कि इस चेक को देखिए आप, ये फोर्ज्ड है कि नहीं है। अब ये फोर्ज चेक ऑब्वियस सी बात है डॉक्यूमेंटेशन है ना, इसको डॉक्यूमेंट्स को हैंड राइटिंग हो गई आपकी, तो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की हमको ज़रूरत है।
तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं, आपके फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स होते हैं, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स होते हैं। तो ये हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, जो फोरेंसिक साइंस के अंदर एक हैंड राइटिंग डिपार्टमेंट है, वो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट इसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करके ये बता सकता है कि ये सिग्नेचर ये दिनेश का है, ये XYZ का है।